हेलो बच्चों, कैसे हो सभी आप। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल गरीबों के गुरुजी। ठीक है, ये चैनल केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत अधिक हाई फाई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बच्चों, हमने बात की थी प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला अपना जो वीडियो होगा आज अपन बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण और उसमें परावर्तन की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण परावर्तक पृष्ठ गोल होता हो, गोलीय होता हो, वक्राकार होता हो, गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वो दर्पण क्या कहलाते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हमने समतल दर्पण की बात की थी, उसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल था। यहां पर परावर्तक पृष्ठ होगा गोलीय। और ये जो दर्पण है, दर्पण में कौन सी घटना होती है बच्चों? प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। और ये जो दर्पण है, किसी खोखले कांच के गोले को काटकर इस तरह से यहां से काट दिया जाए। देखो ये भाग जो अलग हो गया, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं। अब ये जो भाग है इसका अलग कर दिया, इधर से ये काट लिया, ये गोलीय हो गया भाग। और इसके अगर आपने देखो, इसके दो पार्ट हो गए, एक उभरा हुआ भाग हो गया, एक धसा हुआ भाग हो गया। एक उभरा हुआ भाग हो गया, एक धसा हुआ भाग हो गया। अगर आपने इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दी तो परावर्तन का काम धसा हुआ भाग कर रहा है। और अगर आपने इसी के धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो परावर्तक का काम उभरा हुआ भाग कर रहा है। ये जो दर्पण है ये कहलाता है उत्तल दर्पण, और जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है वो कहलाता है दोस्तों अवतल दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण अपने को इसमें पढ़ने हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है वो अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जब उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा, यहां टकरा के किरण परावर्तित होगी, यहां टकराएगी किरण वो परावर्तित होगी। तो ये देखो, आपतित किरणों को परावर्तन के बाद ये जो दर्पण है ये चारों ओर फैला देता है, किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण में किरणें इस प्रकार से परावर्तित होकर फैल जाती हैं, जबकि अवतल दर्पण परावर्तन के बाद जो किरणें हैं, देखो ये किरण परावर्तित हो गई, इधर से ये किरण आई है दोस्तों आपतित किरण, ये परावर्तित हो गई, ये हो गई। तो ये दोनों किरणें देखो एक बिंदु पर मिली हैं। तो ये क्या करता है? अवतल दर्पण परावर्तन के बाद किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, जबकि उत्तल दर्पण परावर्तन के बाद किरणों को फैलाता है। तो इसको हम अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं, और इसको हम अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है अभिसरित करना, एक बिंदु पर मिलाना, और अपसारी यानी अपसरित कर देना, यानी चारों तरफ फैला देना। सूर्य सुबह प्रातः काल आकर अपनी किरणों को अपसरित कर देता है, अर्थात चारों तरफ फैला देता है। तो ये गोलीय दर्पण है अपने, और गोलीय दर्पण में अपन सबसे पहले जानकारी लेने जा रहे हैं कंप्लीट डिटेल अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी दर्पण हो उसका उभरा हुआ भाग तो पॉलिश कर दिया जाए और धसा हुआ भाग परावर्तन का काम करे। धसा हुआ भाग, हथेली की तरफ का भाग परावर्तन का काम करे, वो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावलियां हैं, मैं यहां शब्द लिख रहा हूं। सबसे पहले है द्वारक। द्वारक पहला, एक एक को समझना दोस्तों, क्योंकि जब ये समझेंगे तभी आगे की चीजें क्लियर होंगी।
दर्पण का वह भाग जो परावर्तन का काम करता है, यानी जहां तक अपने पॉलिश कर दी है वहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट जो भाग है जो परावर्तन का कार्य करेगा वो दर्पण का द्वारक कहलाएगा। दर्पण का वह भाग जो परावर्तन का कार्य करता है द्वारक कहलाता है। सिंपल। दूसरा बात, इसमें आता है एक ध्रुव आता है दोस्तों, आपने सुना होगा ध्रुव, पॉल, जिसे पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। जितनी लंबाई का आपका द्वारक है, द्वारक की टोटल जितनी द्वारक की लंबाई यानी दर्पण की टोटल लंबाई का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है दोस्तों? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, वक्रता त्रिज्या, बोले तो कैपिटल आर दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो दर्पण होता है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले की बात अगर करें हम, किसी खोखले गोले की बात करें, ऐसे खोखला गोला हो, इसके अंदर ये केंद्र बिंदु होगा और यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। यू नो दैट, आप सभी जानते होंगे त्रिज्या के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण जिस गोले का भाग है, या सुनो पहले चौथा बिंदु लेते हैं, इजी हो जाएगा, उसको कहते हैं, सही कह रहे हो आप, वक्रता केंद्र, जिसे दर्शाते हैं सी से, वक्रता केंद्र। तो हम कहेंगे कि दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, भाई कोई गोला है उसका केंद्र होगा या नहीं होगा, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। मान लो ये दर्पण इससे लिया गया, इसका केंद्र तो यहां पर इसका केंद्र होगा, अपन इसको ऐसे माने समझने के लिए, तो इसका केंद्र जो है वो दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। यानी गोले का जो केंद्र है वो यहां इस दर्पण का क्या कहलाएगा दोस्तों? वक्रता केंद्र। और फिर आपको देखो वक्रता त्रिज्या, आप कहोगे ध्रुव से या वक्रता केंद्र से ये जो दूरी है ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या आर। या आप ये भी कह सकते हो कि दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। जी सर। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावलियों में जो पूछा जाता है, ये पारिभाषिक शब्दावली है दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली। शब्दावली यानी कुछ शब्दावली यानी शब्द हैं जो इस लेसन में बार बार हमारे को काम आते हैं, जिनको अपन पहले ही समझ लेते हैं। अगला है फोकस या फोकस बिंदु भी कहते हैं दोस्तों, और इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ, अंग्रेजी के बड़े एफ से। फोकस, फोकस देखिए दोस्तों, ये जो दर्पण है आपका, इस दर्पण के अंदर, ओ सॉरी फिर से आपको पहले दूसरी चीज बतानी पड़ेगी, ये है आपका मुख्य अक्ष, एक आता है इसमें मुख्य अक्ष। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये रेखा में खींच देते हैं, सीधी रेखा जो हम खींचते हैं दोस्तों, ये रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों? मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा जो ध्रुव पर 90 डिग्री के कोण पर आके आपतित होती है, अभिलंब की तरह है, एक तरह से ध्यान रखना काल्पनिक रेखा है। लेकिन उसके बाद अपन बात करें फोकस बिंदु की, फोकस की, तो जब कोई किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर, समांतर का मतलब समझते होंगे दोस्तों आप सभी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष को काटती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, देखो ये किरण मुख्य अक्ष के, देखो बेटा समांतर आ रही है, यानी यहां गैप जितना उतना यहां होगा, मुख्य अक्ष के साथ समांतर है,
और जब परावर्तित होगी यहां से तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फोकस कहलाता है। यह परिभाषा पूछी जाती है तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? प्रॉपर सुने ध्यान से। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वो बिंदु, मुख्य अक्ष पर होगा वो बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। आराम से इसको 2 बार 3 बार बैक करके सुने आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली में समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला और 7वां डेफिनेशन है फोकस दूरी। क्या है दोस्तों? फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो अपनी है दोस्तों उसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं दोस्तों। किससे दिखाते हैं बच्चों? स्मॉल एफ से। देखो कैपिटल एफ फोकस है, फोकस दूरी। अब देखो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी, ये जो दूरी है ध्यान से समझ लो, ये दूरी क्या कहलाती है बच्चों? फोकस दूरी। और सी से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी जो हमने पहले ही बात कर ली है वो दूरी क्या कहलाती है बच्चों? वक्रता त्रिज्या। तो बोलो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा समझ लेना इनको रिपीट करके। मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और आप सभी बच्चों से जो भी देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स साथी लोग जो भी देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को देखने वालों की संख्या सब्सक्राइब करने वालों की संख्या से कुछ ज़्यादा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें यार। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें। आप लोग जितना हो सके एक्टिव हो जाओ यार पढ़ाई के प्रति। यार क्या यार तुम यार ऐसे बिल्कुल लेजी हो रहे हो? एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका आपका, बोर्ड एग्जाम। एक्टिव हो जाओ पढ़ाई के लिए। तो इस तरह से ये सारी बातें थी जो अपन ने बात की अवतल दर्पण के अंदर। ये पारिभाषिक शब्दावलियां थी। उत्तल दर्पण में भी लगभग यही होता है, कोई खास बात उसमें डिफरेंस होता नहीं है। उसके बाद हम बात करें अवतल दर्पण में विशेष किरणों का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विशेष किरणें। कुछ विशेष किरणें हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं किरणों का उपयोग करके हम इस दर्पण में प्रतिबिंब बनाया करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ एक किरण पढ़ेंगे कि सर किरण कहां से आए तो परावर्तन के बाद कहां को जाए, कहां से आए और कहां को जाए। कहां से आए हो कहां को जाओगे, यही तो देखना है अब हमें अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, तो ये अपना अवतल दर्पण है, झुका हुआ है। देखिए अंदर की तरफ, और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है अपना। पेन में थोड़ी स्याही कम हो चुकी है, आज इसमें डालेंगे। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बनाने के बाद जैसे आप पॉलिश कर दो, अवतल दर्पण का ध्रुव फिक्स करो। अब आपको देखो क्या चीजें करनी है। ध्रुव फिक्स करना है, पी लिख देना इसके आसपास में, और इससे एक निश्चित दूरी पर आप लोग माप करके अपनी दूरी लेंगे और वहां पर आप सी फिक्स कर देंगे, सी। और उन दोनों के बीच आधी दूरी पर आप क्या फिक्स कर देंगे? फोकस बिंदु एफ फिक्स कर देंगे बच्चों। और उनको मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा का उपयोग जिससे हम करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मुख्य अक्ष, ये खींच देंगे दोस्तों। अब देखिए विशेष किरण नंबर 1, पहली विशेष किरण। किरण कहां से आए? किरण आए मुख्य अक्ष के समांतर। किरण कहां से आए दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए। आपतित किरण की बात कर रहे हैं। विशेष किरण परावर्तन कैसे होगा? जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। हाँ जी, बात आ रही है, अभी सिर्फ आ रही है। किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। आपतित किरण का परावर्तन, दोस्तों कंप्लीट होने जा रही है बात, आप लोग बता सकते हैं। परावर्तन
F से होता है। गुड, पहली बात कंप्लीट। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर के टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब आप अपनी कॉपी में ये खींचें तो मुख्य अक्ष पर एक लाइन पे मुख्य अक्ष खींच ले, एक लाइन होती है उसमें, उस पर उसके जस्ट ऊपर की लाइन के ऊपर से, एकदम लाइन के ऊपर ऊपर से आप ये लेके आए ताकि एकदम समांतर आएंगी। परावर्तन के लिए आप यहां पर अपना स्केल लगाएं इस बिंदु पर और इस बिंदु पर मिला करके और एकदम सीधी लाइन खींच दें। लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो आप देखेंगे कि जो किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, देखो ये तीर का चिन्ह बता रहा है आते हुए किरण, और ये तीर का चिन्ह बता रहा है ये जाती हुई किरण। ये आपतित किरण है दोस्तों, ये परावर्तित किरण है दोस्तों। आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी माय डियर स्टूडेंट्स? फोकस बिंदु से। सभी को समझ में आ जाना चाहिए पहला नियम। क्लियर है? नियम नंबर 2 या विशेष किरण। विशेष किरण जो आई है गई है, अब जो गई है वहां से लेते हैं। देखना दोस्तों, फोकस से आपतित किरण परावर्तन के बाद, फोकस से आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के ओए होए समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? समांतर हो जाती है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई थी दोस्तों, पहली विशेष किरण, वो तो फोकस से गई थी, और जो फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। मैं इसी किरण को अब आप लोगों के लिए देखो बढ़ा देता हूं। हमने ये किरण आपतित करवाई, देखो तीर का चिन्ह ये कह रहा है कि कोई किरण यहां से आकर फोकस से आती हुई यहां टकराई, और देखो ये हो गई परावर्तित किरण। ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई दोस्तों? समांतर हो गई। तो जो किरण फोकस से आपतित होगी, F से आपतित होगी, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। यह है दूसरी विशेष किरण। तो पहली विशेष किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होनी चाहिए। कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण फोकस से आपतित होनी चाहिए। कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी विशेष किरण देखिए दोस्तों, तीसरी विशेष किरण देखिए बच्चों, तीसरी विशेष किरण के बारे में बात करते हैं अब अपन। तीसरी जो किरण है C, वक्रता केंद्र जिसे अपन बोलते हैं, C से आपतित किरण वापस C से आपतित किरण वापस उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। बड़ी स्पेशल बात है। वो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस जाएगी। यानी मैं आपको अब जानी देखिए कहां से आ रही है, कहां को जाएगी। C प्रकाशिक केंद्र, चाहे इसके ऊपर से आ जाए तो यहां टकराने के बाद वापस ऐसे ही चली जाएगी, चाहे तिरछी ले आओ, यहां से आई है साहब आपतित किरण, देखो C में से आई, ये आपतित किरण इसी रास्ते वापस जाएगी, यही परावर्तित किरण। आने जाने का रास्ता सेम कब होगा? जब किस में से आपतित होगी? C में से, अर्थात प्रकाशिक केंद्र में से। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नथिंग? गुड। नंबर 4 और लास्ट विशेष किरण, ध्रुव पर आपतित किरण P पर। जब कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित किरण जितना कोण I बनाएगी उतना ही कोण क्या होगा? परावर्तित किरण R बनाएगी। अर्थात देखिए दोस्तों, आपकी जो किरण है वो मुख्य फोकस, ये अपना ध्रुव है, इसके ऊपर आपतित हो, ऐसे आई है किरण, आकर के कहां टकराई है? ध्रुव पर, और ध्रुव पर यही आपका अभिलंब जो है वही मुख्य अक्ष है। तो यहां कोण बनेगा आपतन कोण, और जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कौन सा कोण बनेगा?
परावर्तन कोण R बनेगा। इस प्रकार से ये चौथी विशेष किरण है। जब हम किसी किरण को इस प्रकार से आपतित करवाएं कि वो ध्रुव पर आके टकराए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तित इस प्रकार से होगी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। ये 4 विशेष किरणें हैं जिनके परावर्तन के बारे में हमने देखा है कि जब कहां से आएगी तो कहां को जाएगी। ठीक है बच्चों, आज आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें क्योंकि ये 4 विशेष किरणें आगे प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होंगी। इनमें से कोई भी 2 किरण हम लेंगे और हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों कितना समय हो गया अभी देखते हैं वीडियो में। हाँ, वीडियो का जो है टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आप लोगों के लिए अगला वीडियो अगले लेसन में, अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अगला जो इसका भाग होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए भी और दुनिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।